हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। कक्षा एएमयू 11th एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए तथा जामिया डिप्लोमा के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज का पार्ट है ग्रेविटेशन। तो ये जो ग्रेविटेशन है थोड़ा सा क्वाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखा था कि अ मैन वेट, एक मैन है जिसका वेट ऑन अर्थ इतना है, उसका मास क्या होगा। तो मास क्या होता है, डब्ल्यू ऑन अर्थ इजकल टू 1200। तो मास निकाला एम जी। जी की वैल्यू अर्थ पे अप्रॉक्स 10 ले सकते हैं, इन्होंने बोला भी है कि 10 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए। इफ यू हैव टेकन इन द मून हिज वेट, अगर हम उसको मून पे ले जाते हैं तो उसका वेट 200 हो जाता है। तो बताइए उसका वहां पे मास क्या होगा। तो भैया मास तो बदलेगा नहीं, मास तो फिक्स है। मास जो यहाँ पे था 120 किलो का आदमी, उतने ही किलो का मून पे भी होगा। लेकिन पूरा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन वहां पे जी मून पूछा है कि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो हमने एम जी बराबर क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। एम जी बराबर वेट क्या होता है, एम जी होता है। एम जी कहाँ, जी कहाँ रखा रखेंगे, मून का रखेंगे, बराबर कितना 200। अब एम की वैल्यू 120 पता है तो हमने 120 रख दिया और जी मून निकल गया 200 बटा 120। सारे लोग यहां तक कर लिए थे, हाँ या ना। ओके, अगर आपने कर लिया था तो आज का तो अब अगला टॉपिक देखो। देखो, चेंज अ वेट ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर तुम लिफ्ट में ऊपर या नीचे जा रहे हो, ध्यान से सुनना। मान लो ये बंदा लिफ्ट में है, इसकी लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। यहां पे तुम्हारी लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से क्या आ रही है, नीचे आ रही है। हाँ या ना, बोलो गाइस। तो पूछा जा रहा है कि आपके चेंज में, आपके वेट में कितना चेंज होगा। वेट में कितना चेंज होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें वेट कैसा महसूस होगा, ध्यान से देखो। तुम कब भारी खुद को महसूस करोगे, जब ये ऊपर जाएगा तब भारी महसूस करोगे, या जब नीचे आएगा तब भारी महसूस करोगे। नीचे आएगा तो खुद को ज्यादा भारी महसूस करोगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा इसका एफबीडी बनाना। ये आदमी है, ये आदमी है। ठीक है। नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी लग रहा होगा। ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है। हाँ या ना। अरे बोलो दोस्त। मैं चाहता हूं कि इसको, इस लिफ्ट को स्थिर कर दूं, मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो कर दूं। तो मैं ऊपर से एक्सेलरेशन दे दे रहा हूं, इधर दूंगा तो नीचे भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन दे दिया, एक एक्सेलरेशन दे दिया। अब देखो ये एक्सेलरेशन ऊपर और एक एक्सेलरेशन नीचे, तो ये कट के जीरो हो गया। बस नीचे, लेकिन नीचे कितना एक्सेलरेशन हो गया, नीचे हो गया जी प्लस ए। नीचे जो जी इफेक्टिव हो गया ना, जो जी इफेक्टिव, जो नेट एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया जी प्लस ए। तो अगर तुमसे बोला जाए कि इस टाइम कितना वेट महसूस करेगा, ये आदमी कितना वेट महसूस करेगा, तो तुम क्या बोलोगे, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। लेकिन यहाँ पे जी की जगह जी इफेक्टिव लिखेंगे। ठीक है। तो वेट बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस ए। कितने बार कितने लोगों को बात समझ में आई। तो देखो, जी प्लस ए आ रहा है ना, जी जी से ज्यादा आ रहा है ना। तो इंसान अपने वेट से, नॉर्मल वेट से ज्यादा महसूस करेगा जब उसकी लिफ्ट ऊपर जा रही होगी। तो कितने लोगों को बात समझ में आया। अरे बोलो यार, बोलो भाई, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई कि हाँ सर, जो बताया समझ में आ गया। बोलो। अच्छा देखो, तुम्हारी लिफ्ट कहाँ जा रही थी, एक बार और समझाते हैं। तुम्हारी लिफ्ट ऊपर जा रही थी, कितने एक्सेलरेशन से जा रही थी मित्र, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन से आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हम चाह रहे हैं इस लिफ्ट को रोक देना। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ऊपर ए एक्सेलरेशन है और नीचे जे एक्सेलरेशन है,
तो मैंने क्या किया, एक एक्सेलरेशन दे दिया नीचे की तरफ, तो एक एक्सेलरेशन इधर भी दे दिया नीचे की तरफ। ठीक है, मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। देखो, तो अभी लिफ्ट रुक गई, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो गया, हाँ या ना। ठीक है, तो नीचे क्या बचा, जी प्लस ए बचा। तो जो जी इफेक्टिव महसूस होगा, उसको दो तरीके के एक्सेलरेशन खींचेंगे नीचे, एक ये वाला और एक ये वाला। हमेशा एक्सेलरेशन का ऊपर ऊपर मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेके आना लिफ्ट का। जब भी तुम्हें एनालाइज करना हो, तो लिफ्ट अगर ऊपर भी जाए और नीचे भी एक्सेलरेशन लगे तो ऐसे एनालाइज करना टफ होगा। तो उसका एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर लेना। तो मैंने क्या किया, ये ऊपर जा रहा था तो उतना ही निगेटिव नीचे दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया। तो ये क्या हो गया, जी प्लस ए। तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी इफेक्टिव का क्या हो गया, जी प्लस ए हो गया। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, एम जी इफेक्टिव, हाँ या ना। एम जी की जगह रख दो, जी इफेक्टिव की जगह रख दो जी प्लस ए, आंसर। ठीक बात, यही नहीं और सुनो। अगर तुम देखो, इसमें वेट ज्यादा महसूस होगा, और अगर लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, अगर लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं क्या चाहूंगा, लिफ्ट रुक जाए। बताओ दोस्त, मैं क्या चाहूंगा, मुझे अगर एनालाइज करना है तो लिफ्ट रुक जाए। तो ये जो लिफ्ट है, मैं इस एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, जी एक्सेलरेशन तो नीचे हमेशा लगेगा ही। मैं चाहता हूं लिफ्ट रुक जाए, तो कितना एक्सेलरेशन ऊपर दे दूं, एक एक्सेलरेशन ऊपर दे दूं। अब ए नीचे था, ए ऊपर था, तो ये वाला एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, तो इस पर नेट एक्सेलरेशन कितना आया, जी माइनस ए। नेट एक्सेलरेशन कितना आया, जी माइनस ए। जी इफेक्टिव क्या आया, जी माइनस ए। तो ये जी इफेक्टिव मतलब अगर वेट लिखना हो तो मैं लिखूंगा एम जी इफेक्टिव बराबर एम जी माइनस ए। तो देखो यहाँ पे वेट कम आ रहा है, यहाँ पे वेट ज्यादा आ रहा है, हाँ या ना। तो तुम ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर लिफ्ट ऊपर जाए तो वेट कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए। जैसे मान लो फार्मूला, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा, मान लो क्वेश्चन पूछा, फाइंड द वेट ऑफ पर्सन, पर्सन का वेट मास दे दिया 50 kg। बताओ भाई, कई लोग तो तुम अपने लेवल पे पूछा, बच्चों को हवा भी नहीं लगेगा कि अरे बाप रे, ये कौन सा सवाल आ गया। कितना, अब ऊपर जा रहा है ना, तुम वैसे भी आस रख सकते हो कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पे मास के वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एम जी तो होता ही है, लेकिन जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है वो भी जुड़ जाता है। तो मास कितना है, 50। अरे ऊपर जा रहा है ना भाई, और ये कितना हो जाएगा, 10 जी होता है प्लस 5, 15×5 = 75, 750 न्यूटन। कितने लोगों को बात समझ में आई, हाँ या ना। अच्छा, तुम्हें एक चीज नहीं पूछा कि सर ये वेट में क्या मसला है। देखो, वेट कैसे पता चलेगा कि इस आदमी का वेट कितना है। तो जो फ्लोर का नॉर्मल है ना, जो फ्लोर का, मैं इसको रुको बिना ट्रिक के तुमको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना।
ये जो फ्लोर का नॉर्मल है, आई थिंक तुम्हें फ्लोर ये दिख रहा होगा, ये फ्लोर दिख रहा है, फ्लोर दिख रहा है। ये फ्लोर दिख रहा है। ये फ्लोर जो नॉर्मल लगा रहा है ना बंदे पर, वही उसके वेट को माप रहा है। अगर मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये कितना नॉर्मल लगा रहा है, मान लो एन नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है। बंदा यहाँ, अब जो ये वेट होता है, जो वेट mg तुम पढ़ते हो ना, वेट बराबर mg, ये कब होता है, बोलो, ये कब होता है? फ्रीली फॉल देखो, ये तब होता है जब जब फ्रीली फॉल होगा तो उसे कोई नॉर्मल देगा ही नहीं, तब तो वो भारहीनता वाला मसला हो जाएगा। ये तब हो रहा है, मान लो तुम खड़े हो यहाँ अर्थ पे खड़े हो। अब मान लो तुम यहाँ रोड पे खड़े हो, तो रोड चल थोड़ी ना रहा है, ऊपर या नीचे जा थोड़ी ना रहा है। तो जब रोड जा नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम है, तो इसका जो नॉर्मल है, देखो ये जो नॉर्मल तुम देखो, ये रोड है, रोड पे तुम खड़े हो। अब देखो ध्यान से, रोड पे तुम खड़े हो, अच्छे से इस बात को समझना, बहुत तुम मतलब बहुत लोगों का कभी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता फोर्स में। तुम रोड पे खड़े हो, अब रोड पे तुम्हारा टांग खड़ा है, मान लो तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, अब तुम यहाँ आराम से खड़े हो। अब धरती तुमको कितने फोर्स से खींच रही है नीचे? mg है ना? अरे बोलो, अरे बता नहीं रहा, बोलो दोस्त। धरती तुमको mg से खींच रही है। अब तुम धरती तुम mg से खींच रही है, तो तुम रोड पे कितना फोर्स लगा रहे हो? mg लगा रहे हो। तो रोड भी तुम पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल लगा रहा है। और तुमको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, कि अगर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएंगे, वो हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो जो नॉर्मल है ना, mg के बराबर हो गया। और ये जो नॉर्मल है ना, वही वेट मापता है, वही वेट को बताता है। तो वेट कितना हो गया? mg के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो मसला कुछ और है, देखो। ऊपर धरती तुम्हें कितने से खींच रही है? mg से खींच रही है। फ्लोर तुम पे नॉर्मल लगा भी रहा है, लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है? लिफ्ट मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। तो फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एफ नेट बराबर एम ए। तो देखो कौन सा फोर्स ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा है कि mg ज्यादा है? नॉर्मल बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है। हाँ या ना? एन माइनस एम जी बराबर एम ए। अब इसको इधर भेज दो, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए। और अभी मैं बताया ना कि नॉर्मली वेट बताता है, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? एम जी प्लस ए। कितने लोगों को समझ में आया? यही मैं फार्मूला इधर तुम्हें दिखाया था, जब ऊपर जाने का एम जी प्लस है। तो तुम ऐसे भी, इसका मेन कॉन्सेप्ट यहां से आया था, दिस इज द मेन थिंग। अब अगर मैं बोलूं कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो इंसान खुद को हल्का महसूस करेगा या भारी महसूस करेगा? डेफिनेटली भारी महसूस करेगा। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती, ध्यान से सुनना, अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती, शिफा क्लास में है? हेलो शिफा। ओके, तो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। अब देखो, तुम्हारी लिफ्ट जो है, लिफ्ट ऐसे ऐसे ऐसे, अगर लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और जो तुम्हारा टांग है, पैर है, पैर तुम्हें धरती माता mg से खींच रही है, तो पैर कितना फोर्स लगाएगा ऊपर? पैर mg फोर्स लगा रहा है फर्श पर, तो फर्श भी उतना ही एक नॉर्मल लगा देगा ऊपर, है कि नहीं? तो अब हम कह सकते हैं कि एफ नेट बराबर एम ए। अब एक्सेलरेशन जिधर आ रहा है, उधर वाला फोर्स ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ एम जी माइनस नॉर्मल बराबर क्या? एम इंटू ए। हाँ या ना? बोलो भाई, इसको इधर ले आओ। तो नॉर्मल बराबर क्या हो गया? नॉर्मल बराबर क्या हो गया? एम जी माइनस एम ए। तो नॉर्मल बराबर क्या होगा? एम जी माइनस ए।
अब नॉर्मली तो वेट बताता है ना, तो वेट बराबर क्या हो गया? कितने लोगों को समझ में आएगा इस ये वाली बात समझ में आई? हाँ या ना रिस्पॉन्ड दो। तो ये वेट वाला मसला है, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन आया, जो कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम लिफ्ट में, ये बंदा लिफ्ट में जा रहा था, हाँ बोलो बच्चा। हाँ दोनों का एम सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि आदमी की बात हो रही है। नहीं सेम, नहीं नहीं, सेम तब होता है जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। जब तुम मान लो रोड पे खड़े हो, रोड पे खड़े हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम रोड फाड़ के अंदर घुस रहे हो एक्सेलरेशन से, या फिर ऐसा भी नहीं है कि तुम रोड पे खड़े हो तो एक्सेलरेशन से ऊपर उड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या है, तुम पे फोर्स जो है इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो नॉर्मल किसके बराबर है? mg के बराबर है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन मसला आ गया यहाँ पे, लेकिन मसला तो अलग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो फिर नेट फोर्स बराबर एम ए लगाएंगे। अरे अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितना बार करे थे, एफ नेट बराबर एम ए। ये कब होता है? जब क्या लग रहा हो? नेट फोर्स लग रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो, बॉडी मूव भी ना करे, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो तुम क्या बोलते थे? एफ नेट बराबर जीरो। तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती थी। तो बस वही मसला है, ठीक है। तो यही ध्यान देना, एन और एमजी हमेशा बराबर नहीं होते हैं। कितने लोगों को कंफ्यूजन है कि नॉर्मल और एमजी हमेशा बराबर होते हैं? भाई तब बराबर होते हैं जब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही हो। अगर बॉडी एक्सेलरेशन में आएगी, मोशन में आएगी, तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो ये बंदा है, लिफ्ट में है। इसी बंदे को देखो, ये जो लिफ्ट वाला टहल रहा है ऊपर, इसकी रस्सी टूट गई। अब रस्सी टूटेगी तो ये क्या होगा? अरे रस्सी टूटेगी तो क्या होगा? रस्सी टूटेगी तो ये बंदा फ्री फॉल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री फॉल में हो जाएगा। हाँ या ना? अब जब फ्री फॉल में होगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा? तुम ही सोचो, फ्री फॉल में नॉर्मल जीरो हो जाएगा। अब मान लो कह रहे हो कि नहीं सर, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं सर आप हमको दिखाइए नॉर्मल कैसे जीरो होगा, तो ठीक है भाई। ये क्या है इसका? फ्लोर है, फ्लोर पे खड़ा था, नॉर्मल किधर लग रहा था? फ्लोर इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा था, धरती माता एमजी से खींच रही थी। अब जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? जी हो जाता है, हाँ या ना? जी हो जाता है नीचे की तरफ। कितने लोग ये बात कह रहे हैं? एक बॉल को मैं ड्रॉप करूंगा फ्री फॉल, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी। और तुम जब क्वेश्चन कर भी रहे थे मोशन वाला, तो देख भी रहे थे इसमें, है ना? तो मोशन एजी हो गया। तो नीचे क्या, एक किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो एम जी माइनस एन बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? जी है। अब देखो, इसको इधर लेके आओ और उसको इधर लेके आओ, तो नॉर्मल बराबर क्या हो गया? जीरो। नॉर्मल बराबर क्या हो गया? जीरो। अब नॉर्मल से ही तो हमें वेट पता चलता है, हाँ या ना? अरे वेट मापने वाली मशीन देखना, वेट मापने वाली मशीन देखना, उसमें कोई तुम सामान रखते हो ना, तो कितना भारी है पता है कैसे पता चलता है? हेलो? जो इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन किसी ने देखा है? आलू ओलू तोलते होगे, उसपे कोई सामान रखते होगे, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाला वो बताता है कि कितने किलो का है। तो एक्चुअली वो न्यूटन बताता है, किलो तो उसमें 10 से डिवाइड करके वो सब सेट किए रहते हैं सब। तो वेट क्या पता चलेगा? वेट क्या पता चलेगा? जीरो। वेट क्या पता चल, नॉर्मली तो वेट बताता है, वेट क्या पता चलेगा? जीरो। तो ये भारहीन महसूस होगा, वेटलेस महसूस होगा। ये आदमी अपने वेट को क्या महसूस करेगा? जीरो महसूस करेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेस कंडीशन, वेटलेस कंडीशन। समझ रहे हो? हाँ या ना? अब ये कहाँ कहाँ महसूस होता है? स्पेस में। देखो, स्पेस में खुद को क्या महसूस होता है? वेटलेस। क्यों? क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। हाँ या ना? अरे बोलो यार, स्पेस में जी होता है क्या? नहीं होता है ना। स्पेस में जी कहाँ होता है? लोग ऐसे तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं हवा में, हवा में तैरते रहेंगे। अगर तुम एक बार स्पेस में हो तो उसी में तैरते रहोगे, ठीक है। वहां पे तो हवा भी नहीं होता है।
आप देखो प्रोजेक्टाइल, तो ये वेट वाला मसला मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा बताए, कभी कभी मैं कल एक बात बताया था, एक इंपॉर्टेंट बात बताया था। अर्थ पर अर्थ पर जी की वैल्यू क्या होती है? आई थिंक 9.8 से 10 के अप्रॉक्स होती है ना, 9.8 या 10 कह सकते हो। या मान लो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज जी है, और तुमसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। एक डाटा याद रख लेना, G/6। क्या याद रख लेना? G/6, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वो लोग दे देते हैं। और हमने कल क्वेश्चन एक करा था ना, तो उसमें हमें दिखा भी था। ये हमने क्वेश्चन करा था, तो देखो G/6 नहीं दिखा था। देखो इस डाटा से भी हमें दिख रहा था कि G/6 होता है। मून पे ग्रेविटी जो होती है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/2 हो जाता, 1/6 हो जाती है। कितना हो जाती है दोस्त? 1/6 हो जाती है। तो अब आओ पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल। व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ, ध्यान से सुनना। हेलो याशीन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड मी, याशीन, शिफा, हसन, हिमांशु। ठीक है, तो मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम बताना। यहाँ पे मान लो याशीन तुम खड़े हो, एक पत्थर पकड़े और ऊपर की तरफ फेंक दिए। अब तुम 90 डिग्री पे फेंके हो, तो ये पत्थर का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, 90 पे जाएगा और 90 पे ही लौट के आ जाएगा, और जहां फेंके रहोगे वहीं आके, जहां से फेंके हो वहीं आके गिरेगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हाँ या ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, क्या कहते हैं? लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाया जाए, कोई मान लो सिपाही बोली नहीं नहीं हम 90 पे नहीं फेंकेंगे, हम 60 डिग्री एंगल लेके फेंकेंगे। ठीक है सिपा, तो इसने किसी छीटा एंगल पे या 60 डिग्री एंगल पे फेंका। तो ऐसा तो है नहीं कि अब 60 पे फेंके तो ऊपर जाएगा। ये ऐसे ही जाएगा, तिरछा तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, है ना। देखो अपने बॉल का पाथ देखना कैसा आएगा। ऐसा ऐसा जाएगा, और ऐसा 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 आएगा। समझ रहे हो? ऐसे जाएगा और उसके बाद से फिर लौट के ऐसे आएगा। तो ऐसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कह रहे थे, और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर किसी बॉल को लेस देन, मतलब मान लो कोई बॉल है, उसको अर्थ से लेस देन 90 डिग्री पे फेंक दिया गया, तो बाल का मोशन क्या होगा? तो कुछ नहीं, बाल का मोशन कैसा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा, बस बात खत्म। तो रेक्टिलिनियर का मसला कितने लोगों को समझ में आया? कि हाँ भाई, हाँ सर, रेक्टिलिनियर मोशन वाला मसला समझ में आ गया। बोलो। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन, अगर हम किसी बॉल को 90 डिग्री से कम पे फेंकते हैं और जीरो से ज्यादा पे फेंकते हैं, तो उसका जो पाथ होता है कैसा होता है? पैराबोलिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? पैराबोलिक। और बस टर्म याद कर लो, पैराबोलिक। ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि पैराबोला होता क्या है, ठीक है। तो ये पाथ जो पैराबोलिक होता है, वैसे मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाया था तो तुम लोग को बताया था, क्वाड्रेटिक में ग्राफ कैसे मैं बनाता था? ऐसे ही बनाता था ना, मुंह ऊपर खुलता था, मुंह नीचे खुलता था। तो देखो इसका मुंह नीचे खुला हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसका कर्व जो होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। कितने लोग मुझसे क्वाड्रेटिक पढ़े थे? अरे भाई बताया नहीं था। हाँ, तो ये पैराबोलिक पाथ होता है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ रहा है? अब ये तुम्हारे बारे में ज्यादा, तुम्हारे इसमें ज्यादा है नहीं, तो रेक्टिलिनियर मोशन पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस हमें एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है, ठीक है। अब आओ हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कैप्लस लॉ की तरफ बढ़ते हैं, कैप्लस लॉ।
अच्छा, एक एक बात और, बॉल तुम फेंके हो, जितने टाइम हवा में रहा, जितने टाइम बाद लौट के आया था, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। याद है? याद है आसान। और तुम्हारे फेंकने वाले पॉइंट से जितने दूर पॉइंट पे जाके वो गिरा, उसको हम कहते हैं रेंज, कि इसका रेंज कितना है। ठीक है, बस। चलो, अब अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सैटेलाइट की हम बात करें, सैटेलाइट। हेलो गाइस, मेरी बात सुनाई दे रही है? अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट, नाम सुना है कभी सैटेलाइट का? क्या होता है? सैटेलाइट होता है जो हम बनाए होते हैं और अर्थ की क्या करे, किसी भी ग्रह की क्या करे, परिक्रमा करे। तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, इनकी परिक्रमा करते रहते हैं। ये बात पता है। लेकिन ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि हम जिसके करस्पॉन्डिंग चाहते हैं, मान लो हम चांद के लिए सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो चांद का क्या करे? वो परिक्रमा करे। ठीक है। या फिर अर्थ के लिए भेज रहे हैं, तो अर्थ की परिक्रमा करे, अर्थ के चारों तरफ घूमे। ठीक है। तो ये सैटेलाइट होता है। अगर मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, इंपॉर्टेंट बात जो है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तुमने कभी इस बात पे गौर किया दोस्त? हेलो, हेलो, एक मजे की चीज पूछ रहा हूँ, तुम लोग बताना। एक मजे की चीज बताना। अर्थ कहाँ पे, अर्थ तुम्हारा कैसा होता है? गोल होता है मेरे ख्याल से, तो मतलब नारंगी की जैसा चपटा होता है। अर्थ कैसा होता है? ऑरेंज जैसे चपटा होता है, मतलब थोड़ा सा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा अंडाकार होता है, 22 साढ़े 22 डिग्री पे झुका होता है। लेकिन उसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम अर्थ पे खड़े होके बॉल फेंकते हो या कुछ भी फेंकते हो, गोली चलाते हो, तो क्या होता है? वो कुछ दूर तक जाता है और वापस लौट आता है कि नहीं? तुम कभी भी कुछ भी फेंक के देखना, वो कुछ दूर तक जाएगा और वापस लौट के आएगा। हाँ या ना? अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं, मैं चाह रहा हूं ना कि मैं उसको फेंकूं और ऊपर ही चला जाए, नीचे लौट के ही ना आए, तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों नहीं होता है? मान लो मैं इतना तेज फेंक दूं कि वो मतलब बादल बादल फाड़ के चला गया, वो आया ही नहीं। अब बताओ, हाँ या ना बताओ। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ऐसे बोलो ना, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं। कितने लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं पॉसिबल नहीं? पॉसिबल है, हिमांशु कह रहा है। और कोई? याशीन? जुबैर अली, बताइए पॉसिबल है या नहीं है? शिफा हसान, पॉसिबल नहीं है? चलो भाई। नहीं, हाथ से मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप हाथ से ही फेंको। देखो, एक कब तक वापस लौट के आएगा? जब तक अर्थ की रेंज में होगा। जब तक मान लो अर्थ का रेंज यहाँ तक है, ठीक है। अब तुम किसी ऑब्जेक्ट को मशीन से, हाथ से, रॉकेट पे बैठा के भेज रहे हो, ठीक है, जैसे भी भेज रहे हो, ये जब तक अर्थ की रेंज में रहेगा, तब तक उसके लौट के आने के चांसेस रहेंगे। पर एक बार तुम इसको फेंक दिए और अर्थ की रेंज से बाहर निकल गया, तो उसको अर्थ खींच ही नहीं पाएगी, क्योंकि अर्थ का भी तो एक रेंज है ना, उसी रेंज तक खींच सकती है कि नहीं? तो अगर तुम एक बार इसको इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दिए ना कि ये बाहर चला गया, कहाँ चला गया? आउटसाइड ऑफ द अर्थ रीजन, तो ये कभी लौट नहीं आएगा। तो जिस वेलोसिटी से तुम इसको फेंक रहे हो ना, वो वेलोसिटी, वह वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक दिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक दिया जाए तो कभी अर्थ पे लौट के वापस ना आए, उसको हम कहते हैं स्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? स्केप वेलोसिटी क्या होता है? वो वेलोसिटी जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से हम फेंक दें, तो कभी भी वो लौट के अर्थ पे वापस ना आ पाए, या फिर ऐसा कह लो कि अर्थ के रीजन से बाहर निकल जाए, या अर्थ के
ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, दैट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो कितने लोग को एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया कि हाँ सर एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया, ठीक है। और जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसकी वैल्यू जो होती है ना अर्थ के लिए 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर मैं मान लो यासीन तुमको उठा के मशीन में किसी फिट करके और अगर 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड हावर पर सेकेंड के स्पीड से अगर ऊपर फेंक दूं ना तो फिर तुम लौट के नहीं आओगे, स्पेस में चले जाओगे फिर। मसला समझ रहे हो, इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है अर्थ पे 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके वेलोसिटी कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, तो इसके, हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग में तुम 11.2 से फेंको, ठीक है, बाद में वो निकल जाएगा, बाद में वो निकल जाएगा। हाँ, इनिशियल इससे ज्यादा ही, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, या तो ये हो या तो इससे ज्यादा हो। इससे ज्यादा होगा तो ऑलरेडी स्केप होना ही होना है कि नहीं? मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर फील्ड से बाहर नहीं रहेगा, फील्ड के अंदर ही जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और जब फील्ड के अंदर ही वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर अर्थ खींचना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो? और अगर फील्ड के बाहर जाके वेलोसिटी जीरो भी होती है ना, देखो यहां से यहाँ पे वेलोसिटी भी था, तो अब उसके बाद तो कोई जी तो लगेगा नहीं, तो पूरे वी से ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई रोकने वाला तो है नहीं। यहाँ तक तो अर्थ रोकेगा इसको, अपने रीजन तक तो रोकेगा। मान लो तुम फेंक दिए यहाँ से 11.2 से फेंके हो, ठीक है, तो वेलोसिटी तो इसकी भी घटती रहेगी। क्यों? क्योंकि नीचे एक एक्सेलरेशन लग रहा है ना, जी नाम का एक एक्सेलरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, घटती रहेगी घटती रहेगी। लेकिन मान लो खींच तान के बाउंड्री पार कर गया। अब जिस वेलोसिटी से बाउंड्री पार करेगा उसी वेलोसिटी से अब स्पेस में टहलेगा, क्योंकि इसको अब कोई रोकने वाला नहीं है। जो धरती खींच रही थी वो तो पीछे छूट गई, ये इसके पहुंच से बाहर आ गया। तो मिनिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम। अगर इससे ज्यादा से फेंकोगे तो स्केप कर जाएगा, इतने से भी फेंकोगे तो स्केप कर जाएगा, लेकिन इससे कम करोगे तो स्केप नहीं हो पाएगा, फिर वापस लौट के अर्थ पे आ जाएगा। समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, अगर आ रहा है तो अब आओ, अब आओ आज का थोड़ा सा अच्छे टॉपिक बढ़ते हैं, कैप्लस लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैप्लस लॉ, कैप्लस लॉ। अच्छा, मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा, ठीक है, मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा, हम डायरेक्ट काम की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, कैपलर ने क्या बोला था, ध्यान से सुनना। जो ये कैपलर साहब थे, ये जो कैपलर साहब थे, कैपलर साहब की बात थोड़ा ध्यान से सुनना, कैपलर साहब की बात ध्यान से सुनना। तुमको ये पता है, तुम अब तक एक ही ये चीज सुन के आए होगे कि जो अर्थ है सन का क्या करता है, सन क्या चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है, सुने हो? सारे प्लेनेट सन की परिक्रमा करते हैं, हाँ या ना? और कैसे ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट पे। ऐसा सुने हो, सर्कुलर ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, कैपलर ने इस बात को बताया। अच्छा, सर्कल और इलिप्स में थोड़ा सा अंतर बता दो मुझे, कितने लोग इलिप्स का नाम सुने हैं? कितने लोग इलिप्स का नाम सुने हैं बॉस? इलिप्स किसी ने सुना है? अरे ध्यान, किसी किसी ने इलिप्स सुना है? बोलो याशीन यार, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो तो भी मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, मजा आएगा। नहीं, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसलिए इलिप्स क्या होता है। ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है। अब मैंने इसको क्या करा ना, इस सर्कल को खींच दिया,
कंप्रेस कर दिया। अब क्या दिख रहा है? सर्कल थोड़ी ना दिख रहा है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये इलिप्स है। देखो ऐसे सर्कल होता है, ध्यान से देखना। सर्कल ऐसे होता है, सर्कल ऐसे होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा दबा दूं, थोड़ा सा दबा दूं, और इसको अंडे जैसा कर दूं ऐसे, तो दैट्स इलिप्स। वो क्या कहलाएगा? इलिप्स कहलाएगा। सर्कल का रेडियस क्या होता है? पाई आर इंटू आर, मतलब सॉरी, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ। तो देखो सर्कल में तो हर जगह रेडियस आर आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक ये वाला हो जाता है, इसको नाम दिया जाता है ए। और इस ये एक ये वाला हो जाता है, एक बड़ा वाला हो जाता है और एक छोटा वाला हो जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है बी। तो इलिप्स का जो एरिया होता है, इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू ए वाला लेंथ इंटू ए वाला लेंथ, ए बी। पाई इंटू ए बी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इलिप थोड़ा सा सर्कल को चपटा कर दो ना। सर्कल को देखो, मैंने ऐसा सर्कल था मेरे पास, ऐसा सर्कल था, एक सर्कल था मेरे पास, एक सर्कल था ऐसे, देखो एक सर्कल था ऐसे मेरे पास। मैंने इसको क्या किया, देखो यहाँ से चपटा कर दिया, चपटा कर दिया, बन गया इलिप्स। थोड़ा लंबा कर दिया तो और बढ़िया इलिप्स बन गया। कितने वाले लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ सर, इलिप्स मुझे समझ में आ गया। इलिप्स क्या होता है? जैसे सर्कल होता है वैसे इलिप्स होता है। ठीक है। तो कैपलर ने बताया कि जो भाई साहब आप लोग कहते हैं ना कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी या कोई भी प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और किससे चक्कर लगाती है? और किस पाथ पे चक्कर लगाती है, जरा बताओ। लोग कहते थे कि सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाती है। हाँ या ना? लोग यही कहते थे। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं नहीं, सर्कुलर पाथ पे नहीं चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाती है। कैसे पाथ पे चक्कर लगाती है? इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाती है, मतलब ऐसे पाथ पे। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आया? जितने भी प्लेनेट्स हैं, जितने भी प्लेनेट्स हैं, वो कैसा, वो कैसे पाथ पे चक्कर लगाते हैं सन का? इलिप्टिकल पाथ पे। अब थोड़ा सा देखना, एक बात और देखना। सर्कल का सेंटर बीच में होता है, हाँ या ना? सर्कल में सेंटर होता है यहाँ बीच में। इलिप्स में भी ठीक बात है, लेकिन इसके अलावा ध्यान से देखना, इलिप्स में दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पे, एक फोकस यहाँ पे, और एक फोकस यहाँ पे। तो इन्होंने, कैपलर ने बताया कि देखिए भैया, सारे ग्रह, सारे प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाते हैं सन का, और जो सन महाराज बैठे होते हैं वो किसी एक फोकस पे बैठे होते हैं। यहाँ सन है तो एक फोकस पे बैठे होते हैं। तो कैप्सुलस फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ तुम लोग बोलो। कैपलर फर्स्ट लॉ क्या है? क्या है कैपलर फर्स्ट लॉ? जल्दी से बोलो। अरे बोलो यार, अभी मैंने बता तो दिया कि इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और सन कहाँ होता है? सन इन दोनों में से किसी भी एक फोकस पे क्या होता है? सन इन दोनों में से किसी भी एक फोकस पे होता है, ठीक है। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हेलो, कितने लोग को समझ में आ गई? मैं कैप्सुलस फर्स्ट लॉ लिख दूं? यार बता नहीं रहा हो, हिमांशु भाई बताना जरा। आ गई ना? मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। मजे मजे में, खेल खेल में समझा रहा हूँ। खेल खेल में तुम समझ जाओ, ठीक है। द प्लेनेट मूव अराउंड द सन। ये पहला लॉ था कैपलर साहब का। ये कैपलर साहब का कैसा लॉ था? पहला लॉ था। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या सर, कैपलर कैपलर साहब का पहला लॉ में समझ में आया? हाँ या ना बोलो।
ठीक है। अब देखो कैपलर लॉ का कैपलर साहब का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ देखना कैपलर्स लॉ, सेकंड लॉ, तीन लॉ दिए हैं उन्होंने। अच्छा देखना थोड़ा सेकंड लॉ में एक चीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये बोलता है ना कि किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन बहुत बार आया, तुम्हें पता है आईआईटी तक क्वेश्चन आया है, आईआईटी तक में क्वेश्चन आया है कि किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है कैपलर सेकंड लॉ। तो ये मैं बताऊंगा कि किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ध्यान से सुनना कैपलर सेकंड लॉ को। मैं एक बार फिर एक बार इलिप्स, कोई भी इलिप्स निकालूंगा, इस बार ग्रे ग्रे कलर का इलिप्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। इलिप्स ऐसे बना दूंगा, हाँ या ना, बोलो। ऐसे इलिप्स बनेगा ना, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही बनेगा, इलिप्स ऐसे ही होगा ना। अरे बच्चा बोल नहीं रहे हो। अब यहाँ पे कहीं फोकस होगा, फोकस वाला मसला समझ में आया। देखो फोकस क्या होता है, देखो इसका यहाँ पे सेंटर है ना, तो सेंटर से दी दूरी पे इधर कहीं पहला फोकस होता है और उतनी दूरी पर इधर कहीं दूसरा फोकस होता है। ये दोनों क्या है, फोकस है। तो इसमें बोला गया था, इसमें बोला गया था कि ध्यान से सुनना, इस सेंटर पे ध्यान से सुनना, अर्थ इन्हीं दोनों में से कहीं बैठा होगा। तो यहाँ पे बोला गया था द लाइनिंग ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, किसी एक फोकस पे मैं मान ले रहा हूँ सन बैठा है। कौन से फोकस पे मानूं, इस वाले फोकस पे मानूं या इस वाले फोकस पे मानूं, बताओ किधर वाले फोकस पे मानूं। राइट, चलो भाई, राइट वाले फोकस पे सन मान लिया। तो पहले तो इनका स्टेटमेंट लिखना, फिर अभी मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। स्टेटमेंट लिखना कैप्लस आपका, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन, एंड द सन, स्वीप, स्वीप मतलब क्या होता है। ये समझ में आ रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ध्यान सुनना, मान लो तुम्हारा जो क्या है, जो भी है, मान लो तुम्हारा प्लेनेट है, पहली ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, कहाँ गया, ए से बी तक गया, तो लाइन, ज्वाइनिंग लाइन बना दो ए से बी, एक ये है और ए बी है, ए से बी तक गया। उसके बाद कहाँ गया, यहाँ पे आया और फिर सी से डी में गया, सी से डी तक गया। ये पाथ फॉलो कर रहा है ना, इसी पाथ पे तो चल रहा है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक जाने में T1 टाइम लग रहा है, टी टाइम ले रहा है, यहां से यहां तक जाने में क्या ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, और यहां से यहां तक भी जाने में टी टाइम ले रहा है। अगर दोनों में सेम टाइम ले रहा है तो ये जो एरिया कवर करेगा, इक्वल एरिया कवर करेगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कितने लोग, जितने लोग को बात में समझ में आएगी वो बताना। देखो इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इन्होंने बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट एंड द प्लेनेट एंड द सन। अब ये प्लेनेट का सन के साथ लाइन ज्वाइन कर दो, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया बहारता है, सेम एरिया कवर करता है। ये बात समझ में आ रही है। अगर यहां से यहां तक जाने में 5 घंटा ले रहा है और यहां से यहां जाने में भी 5 घंटा ले रहा है, तो ये वाला एरिया और वो वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया सेम होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आ गया, इनके कहने का मतलब क्या था। अरे बोलो भाई,
अरे इनका स्टेटमेंट ही है। नहीं, इसको मत देखो, छोटा एरिया बड़ा एरिया मत देखो। ये इनका कैपलर साहब का स्टेटमेंट ही है कि अगर यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में सेम टाइम लग रहा है, तो ये दोनों सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करेंगे, सेम एरिया बुहारेंगे। ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया यार? फिगर के साथ दिखाऊं? रुको, फिगर के साथ दिखा रहा हूँ। रुको, नेट पे सर्च करने दो, 1 मिनट।